हेलो फ्रेंड्स। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज में आज दूसरी वीडियो स्टार्ट करेंगे जो है हमारी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, भारतीय संविधान के शेड्यूल्स, अनुसूचियां। परंतु उससे पहले हम देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिया है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और यहाँ पे हमने आज की प्रेजेंट कंडीशन को लिया है। तो जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था तो उसमें आर्टिकल्स 395 आर्टिकल्स थे उसमें। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 470 आर्टिकल्स हैं, 470। बट एक बात याद रखना, नंबर अब भी 395 ही है, बट आर्टिकल्स 470 हो गए। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ अमेंडमेंट की हेल्प से। हमने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 21A। 21A इज राइट टू एजुकेशन। 21A इज राइट टू एजुकेशन। ये हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया। तो हमारे पास पहले 21 था, अब हमारे पास 21A भी है। नाउ देयर आर टू आर्टिकल्स रिलेटेड टू 21 and 21A. In this way we have added some articles. So total articles, original 395, now 470, but still number is 395. सेकेंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स हैं जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स हैं। इसका मतलब हमने 4 शेड्यूल्स को क्या किया होगा? ऐड किया होगा। ऐड करने के लिए अमेंडमेंट किए होंगे। थर्ड, पार्ट्स। दिस इज ऑल्सो क्वाइट कंफ्यूजिंग। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैव 22 पार्ट्स। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव 25 पार्ट्स। आज के संविधान में 25 भाग हैं, ओरिजिनल में 22 थे। पर जब आप नंबर चेक करोगे तो आपको 22 ही मिलेंगे, बट हो कितने गए हैं वो? 25। कैसे? जैसे हमने पार्ट 4A को ऐड किया। पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो पहले पार्ट 4A तो नहीं था, पहले पार्ट 4 था। नाउ पार्ट 4 भी है और पार्ट 4A भी है, तो 4 में कितने हो गए? 2। इन दिस वे वी हैव नाउ 25 पार्ट्स। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने एक पार्ट को डिलीट भी किया है। पार्ट 7 was deleted by 7th Amendment Act. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्ट 7 था जो 4 कैटेगरी ऑफ स्टेट्स को मेंशन करता था, 4 तरह के राज्यों को। उसको हमने 7वें संशोधन से, 7वें अमेंडमेंट से उसको हमने डिलीट कर दिया। तो टोटल पार्ट्स ओरिजिनल 22, नाउ 25। 4 हमने नए ऐड किए हैं, एक को हमने डिलीट किया है। अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज। संविधान में कोई भी चेंज करना है, कोई भी बदलाव लाना है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना जरूरी है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल स्टैटिक हो जाएगा। हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक भी होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी होते हैं जिनमें बहुत आसानी से चेंज हो जाता है, जैसे कि श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज वेरी इजी टू चेंज द श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ऑन द अदर हैंड वी हैव अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अ वेरी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें बदलाव करना बहुत मुश्किल है। बहुत छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुल 7 आर्टिकल हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, और अराउंड 26 अमेंडमेंट हैं। बट अमेंडमेंट करना उसमें बहुत मुश्किल है। ऑन द अदर हैंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, इसलिए आज तक इसमें टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एक प्रीएम्बल भी है। प्रीएम्बल इज द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी विल डील विद द प्रीएम्बल इन लेटर वीडियोस। आवर टुडेज टॉपिक इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम संविधान के 12 के 12 शेड्यूल्स को समझेंगे डिटेल से। बाद में हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से समझेंगे कि हमें 30 सेकंड में विद द हेल्प ऑफ अ ट्रिक की हेल्प से हमें 30 सेकंड में वो सदा के लिए याद भी हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
सबसे पहली बात तो है कि शेड्यूल है क्या। शेड्यूल, शेड्यूल इज बेसिकली अ लिस्ट। शेड्यूल सिंपली एक लिस्ट होती है जो आर्टिकल्स के साथ अटैच होती है, ताकि आर्टिकल काफी बल्कि ना हो। क्लियर? इट इज बेसिकली अ लिस्ट अटैच्ड टू आर्टिकल्स। We should have crystal clear clarity with these concepts. We will never forget. Now we will see all the schedules. 12 के 12 अनुसूचियों को हम अब देखते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 हमारा आर्टिकल 1 से जुड़ा है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो भारत है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और जो इंडियन फेडरेशन है उसमें दो तरह की यूनिट्स हैं। वी हैव स्टेट्स, वी हैव यूनियन टेरिटरीज। नाउ वी हैव 28 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज? वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। अर्लियर वी हैव 9 यूनियन टेरिटरीज। तो जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका कितना टेरिटोरियल एक्सटेंट होगा, मतलब कितने एरिया में वो होंगे, उनका क्या नाम होगा, वो किस में लिखा है? शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में क्या है? नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज along with their territorial jurisdiction। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कि उन राज्यों का, उन यूनियन टेरिटरीज का क्या दायरा होगा, बिहार कहां तक होगा, उत्तर प्रदेश कहां तक होगा, वो सब मेंशन कहां पे है? शेड्यूल 1 में। तो अनुसूची 1 में क्या है? राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। साथ साथ नोट करते रहना। नाउ वी मूव टू शेड्यूल 2। शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में पहले एक बार समझते हैं। इसमें इमैल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेज, सैलरी, ईटीसी ऑफ होम? प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सब की सैलरीज क्या होंगी, इनके क्या प्रिविलेज होंगे? प्रिविलेज मीन्स विशेष अधिकार। लाइक प्रेसिडेंट को स्पेशल प्रिविलेज होते हैं अंडर आर्टिकल 361। 361 में स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, स्पेशल अधिकार होते हैं राष्ट्रपति को कि जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल सकता। ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं। उनकी सैलरी कितनी होगी, क्या उनकी पेंशन होगी, ये सब शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। तो शेड्यूल 2 में क्या है? इमैल्यूमेंट्स, प्रिविलेज, सैलरीज ऑफ। इसको देखो याद करने का तरीका क्या है, इसमें किस किस के मेंशन है। हमें पता है इंडिया में फेडरल सिस्टम है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल सिस्टम है, मतलब इसमें डुअल सिस्टम चलता है। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और एक तरफ यूनियन गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, दो अलग अलग सरकारें हैं। दो अलग अलग सरकारों के दो अलग अलग हेड होंगे। जो यूनियन गवर्नमेंट का हेड होता है और पूरे इंडिया का हेड है वो प्रेसिडेंट होता है। तो किसके इन्वॉल्वमेंट, प्रिविलेज, सैलरीज मेंशन है इसमें? प्रेसिडेंट के। तो स्टेट लेवल पे किसका होगा? स्टेट लेवल पे गवर्नर।
प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख है, गवर्नर की सैलरी 3.5 लाख है। अच्छा, हमें पता है हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट भी है, और पार्लियामेंट का हेड स्पीकर होता है, स्पीकर, और जब स्पीकर अवेलेबल ना हो तो डेप्यूटी स्पीकर होता है, और दोनों का इलेक्शन होता है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर होती है, उनमें भी स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर होता है। तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, इनकी सैलरीज, प्रिविलेजेस। ऐसे चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन आ जाएगा। चेयरमैन राज्यसभा का हेड होता है, डेप्यूटी चेयरमैन जब चेयरमैन एब्सेंट हो तब वो काम करता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने के लिए, जो भी बच्चों भारत का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। उसके साथ साथ जजेस की सैलरी भी यहाँ पे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, इनके प्रिविलेज क्या होंगे, इनकी सैलरी की सब मेंशन है यहाँ पे। और वेरी इंपॉर्टेंट सीएजी की, ये बच्चों देखो इनकी सैलरी यहाँ पे क्यों मेंशन की गई है, ये इंडिपेंडेंट ऑफिस हैं। अगर हम पार्लियामेंट के हाथ में छोड़ देंगे तो पार्लियामेंट इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो इसलिए इनकी शेड्यूल 2 में मेंशन है। बस ध्यान रखना, इमोलमेंट प्रिविलेज सैलरीज ऑफ दीज। तो हमने शेड्यूल 1 याद हो गया, बहुत ईजी है। नेम्स ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट। शेड्यूल 2, emoluments, privilege, salaries of president, governor, speaker, deputy speaker, chairman, deputy chairman, judges of Supreme Court, High Court, and CAG. Now we move to Schedule 3. भाई बच्चों समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से? तो आप एक काम करें, डिसलाइक को छोड़ के जो भी है सब कुछ करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, ताकि हमारा भी चैनल प्रमोट हो और हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें और आसानी और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें। तो नाउ शेड्यूल 3। डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, चलेगा। अब शेड्यूल 3 में देखो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें 2 वर्ड मेंशन है, ओथ एंड अफर्मेशन, OATH, ओथ एंड अफर्मेशन। हिंदी में दोनों शपथी होती हैं। ओथ वो लेते हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं, शपथ लेते हैं, कोई धार्मिक किताब रखी होती है उसके ऊपर। और जो नास्तिक हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते, तो वो ओथ लेकर करेंगे क्या, वो फिर अफर्मेशन करते हैं। अफर्मेशन तो नास्तिकों के लिए है और ये आस्तिकों के लिए है। ओथ और अफर्मेशन, इसलिए वर्ड सॉरी ओथ और अफर्मेशन दोनों नहीं ले सकते, एक ही लेगा। जो गॉड में बिलीव करता है ओथ, जो भगवान में बिलीव नहीं करता अफर्मेशन। अब किस किस की है इसमें, अब थोड़ा समझना। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, आप एक मिनिस्टर का एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले वो एमपी का इलेक्शन लड़ेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेगा तो तब एक बार शपथ लेगा। जब पर्चा भरने जाते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, तब शपथ दिलाई जाती है। अब मान लिया वो इलेक्शन जीत गया और एमपी बन गया है, अब पार्लियामेंट में जाएगा। पार्लियामेंट में उसको जो स्पीकर होगा वो शपथ दिलाएगा। जब तक आप शपथ ग्रहण नहीं करोगे, जब तक आप एमपी नहीं माने जाते।
अगर आप शपथ ग्रहण किए बिना पार्लियामेंट में हिस्सा लेते हो तो आप पे पनिशमेंट लगेगा, 500 या 600 रुपए का फाइन है। तो 2 बार शपथ ले ली और मान लिया उसकी किस्मत अच्छी है, वो मिनिस्टर बन गया, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो तब एक बार शपथ लेगा। तो एक आदमी ने कितनी शपथ ली है? 3। ऐसे स्टेट में आ जाओ, जब आप एमएलए का इलेक्शन लड़ोगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तब शपथ लोगे। एमएलए बन गए तो विधानसभा में जाओगे, तब शपथ लोगे। और आप मिनिस्टर बने हो स्टेट में, तब ओथ लोगे आप। तो इसमें ओथ किस किस की मेंशन है? ओथ और अफर्मेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो सबसे पहले इसमें है यूनियन मिनिस्टर्स की, जो केंद्र सरकार में मंत्री होते हैं। उसके साथ साथ इसमें है स्टेट मिनिस्टर्स की। पर ध्यान रखना ये इनकी जो पहली और दूसरी ओथ है वो भी इसी में मेंशन है। मींस एमपी, एमएलए। स्टेट लेवल पे एमएलए होता है, यूनियन लेवल पे एमपी होता है। और इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के लिए हम एससी लिख दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं तो हाई कोर्ट के भी जज होते हैं। टोटल सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस होते हैं। हाई कोर्ट जजेस, एंड सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसका काम क्या होता है? अकाउंट्स को चेक करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सीएजी। तो शेड्यूल 3 में क्या है, बहुत डीपली हमने एनालाइज कर लिया इसको। ओथ और अफर्मेशन ऑफ यूनियन मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, एमपीज, एमएलए, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस एंड सीएजी। बट हमें एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रेसिडेंट होता है और जो गवर्नर होते हैं उनकी जो ओथ है वो उनके सेपरेट आर्टिकल्स में मेंशन है। तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन दोनों की ओथ इनके सेपरेट आर्टिकल्स में मेंशन है। इतना डीप हमें पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन आए वेयर इज द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन, तो 99% बच्चे क्या कराएंगे? शेड्यूल 3 लिख आएंगे। बट स्पेसिफिकली उनके आर्टिकल्स में मेंशन है, प्रेसिडेंट की एंड गवर्नर की। तो 3 शेड्यूल हमारे बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं। शेड्यूल 4 बहुत छोटा है, बहुत आसान भी याद करना। शेड्यूल 4 में देखो क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसकी टोटल स्ट्रेंथ है 250, और राज्यसभा स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है क्योंकि हम फेडरल सिस्टम है। और हमारे यहां बड़े राज्य भी हैं, छोटे राज्य भी हैं, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं। तो किस राज्य को कितनी सीट राज्यसभा में होगी वो मेंशन है शेड्यूल 4 में। उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट है, 31 सीट। ऑन द अदर हैंड वी हैव द एग्जांपल ऑफ त्रिपुरा, इट हैज ओनली 1 सीट इन लोकसभा, ओ सॉरी राज्यसभा। बट इफ वी कंपेयर इंडियन राज्यसभा विद द अमेरिकन सीनेट, अगर हम भारतीय राज्यसभा को कंपेयर करेंगे अमेरिका की सेनेट से, सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ अमेरिकन कांग्रेस, तो वहां पे देखो क्या है, वहां पे 100 सीट हैं और 50 स्टेट्स हैं। तो हर राज्य से सेनेट में 2 मेंबर जाते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है, वी हैव राज्यसभा अपर हाउस, बट बड़े राज्यों का ज्यादा प्रतिनिधित्व है, छोटे राज्यों का कम प्रतिनिधित्व है।
अमेरिकन सीनेट इज द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो इंग्लैंड का अपर हाउस है इज द वीकेस्ट अपर हाउस ऑफ द वर्ल्ड। अपना बीच में तो अपनी राज्यसभा की कितनी सीटें किस राज्य को होंगी वो कहां पे है, शेड्यूल 4 में। तो एलोकेशन, एलोकेशन मींस बंटवारा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। चार शेड्यूल क्लियर हो गए और इससे जुड़ा हुआ आर्टिकल है वो है आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और आर्टिकल 80 के साथ हम शेड्यूल 4 को जोड़ सकते हैं। अब जो कंफ्यूजिंग शेड्यूल आते हैं वो है शेड्यूल 5, 6, थोड़े कंफ्यूजिंग है बट इंटरेस्टेड है, थोड़े टाइम टेकिंग भी है। इसके लिए हम एक टेबल की हेल्प से समझेंगे। देखो शेड्यूल 5B और शेड्यूल 6B दोनों के दोनों ट्राइबल के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं। अब हमें बताया भारत में आदिवासियों के दो मेन ग्रुप हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं। इस वाले पार्ट में मैक्सिमम आदिवासी रहते हैं। भारत में आदिवासी सेंट्रल इंडिया में भी रहते हैं, ट्राइब्स गोंड्स लिव इन सेंट्रल इंडिया और सम इन वेस्टर्न इंडिया लाइक कोलिंस। तो भारत में 3 जगह ट्राइब मिलेंगे आदिवासी, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ में अभी देखा था ट्राइबल्स, एंड वेस्टर्न इंडिया, पश्चिम भारत। अब ये जो ट्राइब है ना, ये हिंदुआइज्ड ट्राइब्स हैं। इन्होंने मोर और लेस हिंदू कल्चर को अपना रखा है, तो ये होमोजेनाइज्ड हो रखे हैं और काफी हद तक ये डेवलप भी हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स हैं ये बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है इनकी, बिल्कुल अलग कल्चर है और जनरली क्रिश्चियंस हैं। इन ट्राइब्स के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको ऑटोनॉमी देने के लिए हमारे पास शेड्यूल 5 है एंड शेड्यूल 6 है। क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है पर बच्चों बहुत आसानी से समझो, बहुत काम आएंगे ये चीजें। हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आईएएस से क्वेश्चन आते हैं, एसएससी से, चपरासी से लेके बड़े से बड़े पेपर में यहां पे क्वेश्चन आते हैं। और मोर स्पेसिफिकली शेड्यूल 7, शेड्यूल 5, शेड्यूल 7, शेड्यूल 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो both are related to the tribal population. शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, अनुसूची 6, अनुसूची 5, तो 2 इंपॉर्टेंट शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल 5 इज रिलेटेड टू, इट इज related to administration of schedule areas and schedule tribe outside नॉर्थ ईस्ट। समझना ध्यान से, नॉर्थ ईस्ट के अलावा जो शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास शेड्यूल 5 है। अब शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है? शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके लिए होती है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, और इसके 20 मेंबर्स होते हैं, 3/4। तो 3 बात याद रखनी है, इट इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब आउटसाइड नॉर्थ ईस्ट लाइक
सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया। शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ट्राइबली एडवाइजरी काउंसिल होती है इनकी अपनी बॉडी, जिसके 20 मेंबर्स होते हैं। अब शेड्यूल 6, इसका पर्पज है ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देना। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी देना। ये 4 स्टेट्स में डील करता है। कितने स्टेट्स में डील करता है? 4। रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 4 states related to administration of scheduled tribes in Assam, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM इन 4 राज्यों में किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन होगा उससे डील करता है शेड्यूल 6। इनकी अपनी 2 बॉडी होती हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एंड रीजनल काउंसिल्स। नोट कर लेना, इनकी अपनी बॉडी होती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल। उन दोनों बॉडी के 30 मेंबर्स होते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं और 4 नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेट उनको गवर्नर करता है। थोड़ा समझना, इनके लिए क्या है? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। अब इधर आओ, मान लिया आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है और इस एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ट्राइब रहता है, एक आदिवासी ग्रुप रहता है, तो उनके लिए होगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। और मान लिया आसाम ही है, आसाम में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 5-6 ट्राइब्स रहते हैं, तो उनकी एक काउंसिल बना देंगे जिसे बोलेंगे रीजनल काउंसिल। उसके भी 30 ही मेंबर होंगे, 26 इलेक्टेड, 4 नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। तो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 आसानी से समझ में होगा, दोनों के दोनों ट्राइबल एरियाज के लिए हैं। एक वेस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया के लिए है, और शेड्यूल 6 स्पेसिफिकली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए। और जो अरुणाचल प्रदेश बचा वो तो पूरा ही ट्राइबल स्टेट है। अब हम शेड्यूल 7 पे आते हैं। शेड्यूल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। देखो शेड्यूल 7 में क्या है? इट हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र सरकार में और राज्य सरकारों में। तो शक्तियों को बांटने के लिए एक लिस्ट है, एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची। उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, आर्टिकल 246, ध्यान से समझना। यूनियन लिस्ट, इसको लिस्ट 1 भी बोलते हैं। स्टेट लिस्ट, इसको लिस्ट 2 भी बोलते हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसको लिस्ट 3 भी बोलते हैं। अब 3 4 बात इनके बारे में समझनी है हमें। क्लियर? अब देखो ये लिस्ट है क्या, इनमें सब्जेक्ट्स लिखे हैं कि जिन पे पार्लियामेंट कानून बना सकती है वो यूनियन लिस्ट के अंदर है, जिन पे स्टेट कानून बना सकते हैं वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर है। तो देखो यूनियन लिस्ट में इसमें टोटल 98 सब्जेक्ट्स हैं। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 98। अर्लियर 97 थे, पहले 97 थे, अब 98 हो गए हैं। इसमें सब्जेक्ट कैसे है यूनियन लिस्ट में? जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जो पूरे देश के लिए एक समान है, जैसे कि डिफेंस, देश की रक्षा। आर्मी किसकी होती है? इंडियन आर्मी। कभी सुना बिहार आर्मी, यूपी आर्मी,
भीम आर्मी तो सुनते हैं, ठीक है, करणी सेना ये कोई काम की नहीं है। काम की क्या है? इंडियन आर्मी। और भी बहुत सारे लोगों ने रीजनल आर्मी बना रखी है और समाज को तोड़ती हैं। इंडियन आर्मी डिफेंस। फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामले, हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, पर यूपी का कोई विदेश मंत्री है? नहीं है, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स किसके कौन सी लिस्ट में आते हैं? यूनियन लिस्ट। और यूनियन लिस्ट पे कौन कानून बनाएगी? पार्लियामेंट। करेंसी, करेंसी मीन्स पैसे, नोट्स, किसके आते हैं? यूनियन गवर्नमेंट के। सब पे एक ही गवर्नर का साइन होता है। ये थोड़ी है बिहार का अपना रुपया है, चंडीगढ़ का अपना है, नेपाल का तो अपना ही है, महाराष्ट्र का अपना है, नहीं। यूनिफॉर्मिटी के लिए करेंसी। बैंकिंग, ये सब यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट, इसमें 59 सब्जेक्ट्स हैं टोटल। 59, अर्लियर 66 थे। तो बच्चों जो डे बाय डे के एडमिनिस्ट्रेशन के, डे बाय डे एडमिनिस्ट्रेशन की जो चीजें हैं वो स्टेट लिस्ट में आती है। लाइक पुलिस, इसलिए देखोगे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, क्योंकि पुलिस क्या है? डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, और आजकल काफी चर्चा में है हेल्थ। केंद्र सरकार क्या कह रही है कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। तो कोरोना वायरस किसकी जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट्स की। स्टेट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि कोरोना वायरस क्या है? पेंडेमिक है, इट इज अ डिसास्टर, महामारी है। ये किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की। तो कोरोना बेसिकली है किसकी जिम्मेदारी? केंद्र की और राज्यों दोनों सरकारों की, क्योंकि हम फेडरल सिस्टम है और हमें मिलकर काम करना चाहिए। हेल्थ, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट, बोन ऑफ कंटेंशन भी है। केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून लाए थे। अब स्टेट्स कह रहे हैं कि जब एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, आप कैसे कानून बना दोगे इन पे? तो इस बिहाफ पे चैलेंज किया गया इनको कोर्ट में, या फिर किया जा सकता है। तो ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आएगा? थोड़ा ध्यान से समझना। कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। अर्लियर 47 थे, 5 सब्जेक्ट ट्रांसफर करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिए थे 42nd अमेंडमेंट से। कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है थ्रू यूनियन पार्लियामेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। वी हैव न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और स्टेट्स के अपने बोर्ड भी हैं, तो शिक्षा में दोनों कानून बना सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, अगर एक सब्जेक्ट पे दोनों ने कानून बना दिया, स्टेट ने भी और केंद्र सरकार ने भी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसी स्थिति में किसका कानून माना जाएगा? ऐसी स्थिति में यूनियन गवर्नमेंट का कानून माना जाता है। तो आप देख रहे हैं यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। स्टेट लिस्ट में कम सब्जेक्ट हैं और कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी फाइनल पावर किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट के पास है। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव तो ये होता है कि इंडिया एक फेडरल सिस्टम तो है, संघ तो है भारत, परंतु उस संघ में बहुत ज्यादा शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में स्टेट्स तो हैं, पर उनके पास शक्तियां काफी कम है। उनके पास शक्तियां भी कम है और उनके पास रिसोर्स भी कम है, टैक्सेशन भी कम है। टैक्स के जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो भी सारे केंद्र सरकार के पास हैं। अब रही बात दिल्ली की, दिल्ली है अरविंद केजरीवाल, उसके पास ना तो पुलिस है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, और ना लैंड है, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है। तो इस शेड्यूल 7 था, काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एक चीज और बची है, इसमें एक लिस्ट और होती है जिसे हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उनको हम रेजिडुअरी लिस्ट में डाल देते हैं आर्टिकल 247 के अंडर। शेड्यूल 8
इसमें 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज मेंशन है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 4 हमने रिसेंटली ऐड की हैं। अब आ जाते हैं शेड्यूल 9 पे। शेड्यूल 9 ये भाई थोड़ा समझने का है। सबसे पहली बात, शेड्यूल 9 एडिड बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहले संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था। सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया कि शेड्यूल 9 को कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में जोड़ा गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। एडिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेहरू। अब इसे थोड़ा समझना, शेड्यूल 9 है क्या। शेड्यूल 9 लैंड रिफॉर्म्स से डील करता है। लैंड रिफॉर्म्स, और जब हम आजाद हुए तो हमारे यहाँ भारत में बहुत बड़े बड़े जमींदार थे और उनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी, इक्वालिटी, उनसे जमीनों को लेके गरीबों बांटना चाहती थी। बट उसके साथ साथ हमारे पास एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये नहीं है, अब हमने इसको डिलीट कर दिया है 44th अमेंडमेंट से। तो देखो अब समझना, 3 चीजें इसमें, जमींदारों के पास जमीनें हैं, वो मालिक हैं, सरकार चाहती है लैंड रिफॉर्म, जमीन सुधार हो, दूसरी तरफ जमींदारों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट आप किसी का ले नहीं सकते। अगर आप किसी का फंडामेंटल राइट लोगे तो वो चले जाएगा सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, 32 और 226 का सहारा लेंगे, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है बच्चों, ये सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है। उसके तहत सुप्रीम कोर्ट चेक करता है कि पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून तो नहीं बना रही जिसके तहत वो लोगों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को ले रही हो। तो जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली व्हाट, इट इज द पावर ऑफ हायर जुडिशरी टू चेक द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, किसी कानून की वैलिडिटी चेक करने के लिए। अब सरकार जमींदारी एबोलिशन करना चाहती है, परंतु जमींदारों के पास राइट टू प्रॉपर्टी है, वो कहां पहुंच गए, कोर्ट। कोर्ट में होगा जुडिशियल रिव्यू। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट लाई 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या होगा, जो लैंड रिफॉर्म्स के कानून है उसको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा और उन कानूनों का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। तो एक तरह से ब्लैंकेट था जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए। तो इसमें कैसे कानून डाले गए, जो लैंड रिफॉर्म्स से जुड़े गए हैं। काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जमींदारी एबोलिशन। अब इसके साथ एक केस जुड़ा हुआ है, वो काफी इंपॉर्टेंट केस है, उसको बोलते हैं IR क्योलो केस। IR क्योलो केस। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, केशवानंद भारती केस के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल में डाले गए हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू होगा। तो ये नोट कर लेना, IR क्योलो केस। तो 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट, जवाहरलाल नेहरू। अब 3 शेड्यूल बचे हैं, 5 मिनट के हैं बिल्कुल। फिर हम एक ट्रिक की हेल्प से 30 सेकंड में इनको याद कर देंगे। शेड्यूल 10, सबसे पहले ऐड किया गया होगा, एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट।
रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन, थोड़ा समझना। राजीव गांधी का समय था और दल बदल भारत में बहुत होता था। दल बदल क्या है? किसी पार्टी के टिकट पे आप इलेक्शन लड़ो, जीतने के बाद दूसरी की पार्टी में मिल जाओ पैसा लेके। तो यहीं से मुहावरा आया, आया राम गया राम। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रही थी, राजनीतिक अस्थिरता आ रही थी। उसको रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार एंटी डिफेक्शन कानून लाई, दल बदल कानून लाई। अगर आप इलेक्शन जीतने के बाद एमपी या एमएलए बन गए हैं और जीतने के बाद अगर आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं तो आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। आप दूसरी पार्टी में तो जा सकते हो परंतु आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। तो दल बदल को रोकने के लिए रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें बाद में एक अमेंडमेंट हुआ था, 95th या 96th अमेंडमेंट था, चेक कर लेंगे उसको, एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट। शेड्यूल 10 समझ में आ गया, अनुसूची 10 दल बदल कानून। शेड्यूल 11 और 12 बहुत आसान है, ये पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से जुड़े हुए हैं। शेड्यूल 11 को जोड़ा गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। शेड्यूल 11 एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट। It has 29 subjects on which panchayats can make laws। ये आत्मा है पंचायती राज की, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। ये भी राजीव गांधी सरकार ही लाई थी कि टाइम पे आया था, परंतु इनको इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने किया था। 73rd में क्या, पंचायतों को 29 सब्जेक्ट दिए जिन पे पंचायत कानून बना सकती हैं। गांव में प्रधान होते हैं, पंचायत होती हैं, उन्हें 29 सब्जेक्ट दिए। ऐसे शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज के लिए शेड्यूल 12 है, एडेड बाय 74th अमेंडमेंट। इसमें 18 सब्जेक्ट हैं, 18 सब्जेक्ट्स ऑन विच म्यूनिसिपैलिटीज कैन मेक लॉस। इन पे म्यूनिसिपैलिटीज कानून बना सकती हैं। अब इतनी मेहनत करने के बाद हम तुम्हें 30 सेकंड में सारे शेड्यूल्स को याद करा देंगे। अब हम ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जो ट्रिक है उसका नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, पुराने पीएम के आंसू, टीयर्स। टी फॉर टेरिटरीज। Schedule 1, name of states and union territories and their territorial jurisdiction. E for emoluments. Emoluments, salaries, privilege of president, vice president, etc. A for affirmation और oath। थर्ड शेड्यूल में पढ़ा था हमने oath और affirmation। R for राज्यसभा, seats allotted to राज्यसभा। S शेड्यूल 5 अदर शेड्यूल एरियाज। अब आ जाओ ऑफ पे। शेड्यूल एरियाज, ओ से क्या होगा, अदर
शेड्यूल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। टीयर्स ऑफ एफ, हमने पढ़ा था 7th शेड्यूल, और 7th शेड्यूल में पढ़ा था हमने डिवीजन ऑफ पावर, और डिवीजन ऑफ पावर को क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म, शक्तियों का बंटवारा। संघवाद में यही तो होता है। तो एफ से क्या आएगा? फेडरलिज्म। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड, शेड्यूल 8 में हमने क्या देखा? ऑफिशियल लैंग्वेज। नाइन्थ में क्या था? शेड्यूल 9 में लैंड रिफॉर्म्स। डी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन। पीएम पंचायत, एंड एम म्यूनिसिपैलिटीज, MUNICIPALITIES। तो ट्रिक बहुत आसान है, 30 सेकंड में याद हो जाएगी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो बच्चों, ये हमारी आज की वीडियो थी। सारे शेड्यूल्स हमने इसमें डिटेल्ड तरीके से पढ़े, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़े, केस पढ़े हमने, और लास्ट में हमने ट्रिक देखी। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।